जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था मानव विकास नाम से, अध्याय नंबर हमारा 3 चल रहा था। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी ज्योग्राफी की पुस्तक थी, जिसका अध्याय नंबर 3 जो चल रहा था मानव विकास नाम से, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मानव विकास है क्या। इसके दो भाग पढ़े थे हमने, वृद्धि और विकास क्या है, उनके अलग अलग इनके यानी वृद्धि और विकास में किस प्रकार से अंतर किया जाता है, उनके क्या क्या अलग अलग गुण हैं या क्या क्या अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं, उनको भी अच्छे से समझा था। उसके बाद में हमने देखा था कि मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं और मानव विकास के उपागम कौन से हैं। हमारी यहाँ तक बात जो है कंप्लीट हो चुकी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे शुरू करते हैं कि मानव विकास के सूचक पर हमने बात ले जाकर के छोड़ी थी कि मानव विकास को मापने के जो सूचक है वो क्या है, उनकी क्यों जरूरत पड़ी, या उनका फुल फॉर्म क्या है, उनको किस नाम से हमें याद रखना है और या कब से जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारी कि मानव विकास मापन के सूचक। सबसे पहली बात यह कि मानव विकास को मापने का जो कार्यकर्ता कौन है, या मानव विकास को मापने का कार्य जो है शुरू किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो मानव विकास है, इसको मापने के जो सूचक बताए गए हैं वो तो है HDI और दूसरा क्या है HPI। एक हमारा क्या है HDI और दूसरा हमारा क्या है HPI। इसको शुरू करने वाली संस्था या शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसको 1990 से इसकी शुरुआत हो गई थी। मानव विकास को मापने का जो कार्य किया जाने लगा वो 1990 से किया जाने लगा UNDP के द्वारा। अगर हिंदी में अगर नाम याद रखो तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, और अगर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म याद रखो तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से शुरुआत की गई थी? 1990 से मानव विकास को मापने के सूचकों को लेकर आया था ये। और तब से ये क्या कर रहा है, प्रतिवर्ष जो है HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास का जो रेट है, जो उसकी रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत कर रहा है, प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रहा है 1990 के बाद में। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास मापन के जो सूचक हैं वो कब से प्रस्तुत किए जाने लगे, तो 1990 से प्रस्तुत किए जाने लगे। या किसके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो वो प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम पूछा जाए तो UNDP बताओगे 1990 से। अगर हिंदी में नाम पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम बताओगे। और ये क्या करती है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि भाई कोई भी जो देश है या कोई भी जो राज्य है या कोई भी जो जिला है उसके अंदर मानव का जो विकास हो रहा है तो वो किस हिसाब से हो रहा है, इसके बारे में बताया गया था। तो प्रतिवर्ष जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से। अब मानव विकास को जो मापने का जो कार्य करते हैं तो वो दो आधार पर किया जाता है, एक HDI के आधार पर और एक HPI के आधार पर। समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये HDI है क्या और ये HPI है क्या। ये HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि पहला रूप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, इसका हिंदी में अगर नाम याद रखो तो मानव विकास सूचकांक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा हमारा है HPI यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसके अंदर क्या है, मानव गरीबी सूचकांक। अगर इसके हिंदी में नाम याद रखो तो मानव गरीबी सूचकांक। समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये क्या बता रहा है। जो ये HDI है, ये हमारा जो है पहला कंसेप्ट बोल सकते हो कि ये जो मानव विकास है इसको जो मापने का जो सूचकांक है वो हमारा HDI है। जो क्या करता है कि ये स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, 3 कंसेप्ट के आधार पर। पहला क्या है स्वास्थ्य, दूसरा क्या है शिक्षा और तीसरा क्या है संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच। इनके आधार पर बताता है कि मानव का जो विकास है वो कितना हुआ है। यानी कि 1/3 भाग स्वास्थ्य का उठाता है ये अपनी रिपोर्ट के अंदर, 1/3 भाग ही जो है क्या करता है ये शिक्षा का उठाता है अपनी रिपोर्ट में, और 1/3 भाग ही किसका उठाता है ये अपने संसाधनों तक मानव की पहुंच कितनी है उसके आधार पर उठाता है। अब ये है क्या, समझने का प्रयत्न कीजिए कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का जो आधार माना गया है, इसका आधार माना गया है किसको, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच को। समझ में आ रहा होगा आपको। स्वास्थ्य यानी कि मानव की जीवन प्रत्याशा, कि मानव जीता कितने वर्ष है, कि मानव के जीने का तरीका क्या है, या फिर वो किस स्टेज के अंदर जी रहा है, वो गरीबी के दायरे के अंदर जी रहा है या वो अच्छे से अपना सुख साधन के उसको सुख संसाधन जो है सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इस प्रकार से। तो जो स्वास्थ्य है यानी कि उसका अच्छा जीवन या अच्छा खुशहाल जीवन, वो उसकी जीवन प्रत्याशा को दर्शाएगा। उसके बाद में शिक्षा में भी ध्यान रखना, आपके 2 तथ्य सम्मिलित किए गए। एक तो कौन सा, प्रौढ़ साक्षरता,
प्रौढ़ साक्षरता, और दूसरा कौन सा, सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात का मतलब है कि एक कोई स्कूल या कोई संस्था जो है उसके अंदर कितने बच्चों का नामांकन चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब यूं है कि कितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, उनकी कितने बच्चों की जो नाम से है टीसी वगैरह बन रही है, या कितने बच्चों का जो नाम से जो है वो फाइलें वगैरह तैयार हो रही है। तो वो हो गया आपका सकल नामांकन अनुपात। और एक क्या है आपकी, प्रौढ़ साक्षरता। तो इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है शिक्षा के अंदर। तीसरी बात हमारी संसाधनों तक पहुंच, कि किसी व्यक्ति की संसाधनों तक कितनी पहुंच है, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति आय। देखो सीधी सी बात, अगर व्यक्ति की संसाधनों तक अच्छी पहुंच है तो उसकी इनकम में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि इंडेक्स के अंदर जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव का जो विकास की जो इंडेक्स है, जो सारणी है, उसके अंदर उस व्यक्ति की क्या होगी, उसका व्यक्ति का विकास जो है वो बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। यानी शिक्षा के आधार पर, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर, इन तीनों का 1/3, 1/3 और 1/3 भाग जो उठाया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको रिपोर्ट को नाम दिया गया HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जो प्रस्तुत करने का कार्य किया था सबसे पहले वो थे हमारे महबूब उल हक। ये महबूब उल हक वही हैं जो आपको मैं पिछले वीडियो सेशन में इनके बारे में अच्छे से बता चुका हूं। अगर फिर भी थोड़ा सा ये रहे कि सर कंफर्म नहीं है, याद नहीं आ रहा, तो आपको उधर स्क्रीन पर एक फोटो चलती हुई दिख रही होगी आपको, वो है हमारे महबूब उल हक। इनके बारे में अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ से थे। ये पाकिस्तान से थे, मैं आपको अच्छे से पिछले वीडियो सेशन में बता चुका हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि HDI को शुरू करने का कार्य जो है महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, और 1990 से, यानी UNDP ने जो प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके दौरान जो HDI प्रस्तुत करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे, महबूब उल हक। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या है HDI, ये क्या है HDR, इसके थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या करता है, HDI एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और एक स्कोर रेंज बनाता है, यानी कि एक स्केल दर्शाता है। समझने का प्रयत्न कीजिए, जैसे आपके पास में एक फुट्टा होता है ना, एक स्केल होता है, वैसे एक ये भी एक स्केल दर्शाता है। उस स्केल के ऊपर कुछ पॉइंटों के अंदर संख्या लिखी होती है, उन संख्या के आधार पर बताया जाता है कि कोई जो देश है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा और कितना उसका विकास हो रहा है, या विकसित देश है या विकासशील देश है। समझाता हूं, चलिए। ये आपके पास में एक स्केल बनाया मैंने स्कोर रेंज नाम से, तो यानी कि एक स्कोर बता रहा है, एक आपका एक लेवल बता रहा है, एक स्कोर बता रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये HDI का स्कोर रेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि 0.0 से संख्या चलनी शुरू होती है, यानी कि इसकी गिनती कहाँ से शुरू होती है, 0.0 से, फिर जाती है 0.5 पर और 0.7 पर, 0.8 पर और 1.0 पर। ये जो मैंने आपके सामने लिख रखा आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है कि जो 0.0 से लेकर के जिन देशों का, देखो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ना शुरू के अंदर, वो 189 देशों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, 189। इस रिपोर्ट के अंदर शुरू के अंदर कितने देशों को सम्मिलित किया गया था, 189 देशों को सम्मिलित किया गया था। तो उन 189 देशों के अंदर, उन 189 देशों के अंदर क्या किया गया कि जो देश 0.0 से लेकर 0.5 की कैटेगरी में आ रहे थे, यानी कि जिनका सूचकांक हमने निकाला, तो जिनका एवरेज निकल रहा था 0.0 से लेकर 0.5 तक, वो तो माने गए थे हमारे निम्न कैटेगरी के, यानी कि वो देश क्या थे, निम्न कैटेगरी के थे, यानी कि उनका विकास जो है कैसा हो रहा है, निम्न हो रहा है। और जो 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में आए थे जो देश, वो थे मध्यम वाले। तो निम्न में आने वाले देशों की संख्या पूछे तो भी आप बता सकते हो कि निम्न देशों की संख्या या निम्न कैटेगरी में आने वाले देशों की संख्या कितनी थी। उन 189 देशों में से 38 देश जो थे वो निम्न कैटेगरी में आए थे शुरू के अंदर। उसके बाद में 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 0.7 की कैटेगरी में जो आए थे उनको बोला गया था मध्यम विकसित देश। ये थे निम्न विकसित देश और ये थे हमारे मध्यम विकसित देश या मध्यम विकासशील देश भी बोल सकते हो इनको। तो विकासशील या विकसित भी बोल सकते हो, ज़्यादा विकासशील बोलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। विकसित तो ये होता है कि जो देश विकास कर चुका होता है। तो ये निम्न विकासशील देश और ये मध्यम विकासशील देश। ये मध्यम विकासशील देशों की संख्या उस टाइम कितनी थी, 189 में से कितने देश थे यहाँ पर, 39 देश जो थे वो मध्यम विकासशील देशों की श्रेणी में आए थे, जिनका स्कोर रेंज क्या माना गया था, 0.5 से लेकर 0.7 तक। अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए इसको। अगर आपका एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न पूछता है HDI की फुल फॉर्म के बारे में या HDI और HPI है क्या, इसको समझाइए, इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप ये स्कोर रेंज अच्छे से बना करके आना।
ये स्केल अच्छे से तैयार करके आना, इससे एग्जामिनर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे से आप इसके द्वारा समझा भी सकते हो और रट्टा भी नहीं लगाने की जरूरत। सबसे बड़ी बात ये कि आपको रट्टा नहीं लगाने की जरूरत। अगर आपको ये स्केल समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर क्लियर होने वाली है। तो 0.0 से लेकर 0.5 के बीच में आने वाले देश निम्न विकासशील देश कहलाए। देशों की संख्या 189 में से 38 देश इधर आ गए थे। फिर 0.5 से लेकर 0.7 तक देशों की संख्या कितनी आई? 39, और कहलाए कैसे देश? मध्यम विकासशील देश। 0.7 से लेकर 0.8 की जो रेंज के अंदर आए देश वो कहलाए उच्च श्रेणी के देश या उच्च विकासशील देश कहलाए, और उनकी संख्या कितनी आई थी? 53। और उसके बाद में 0.8 से लेकर और 1.0 तक की जो कैटेगरी में आए थे वो थे देश अति उच्च देश कहलाए या अति उच्च श्रेणी के देश कहलाए या अति उच्च विकासशील देश कहलाए। उनकी संख्या कितनी आई? 59, यानी कि 59 आई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देशों की संख्या पूछे, निम्न श्रेणी वाले 38, मध्यम श्रेणी वाले 39, उच्च श्रेणी वाले 53 और अति उच्च श्रेणी वाले 59। टोटल देशों की संख्या पूछे 189। स्कोर रेंज आपको समझ में आ गया होगा। जो 0.0 से लेकर 0.5 का होगा निम्न श्रेणी का होगा, 0.5 से लेकर 0.7 के अंदर होगा जो मध्यम श्रेणी का होगा, और 0.7 से लेकर 0.8 में जो आएगा वो आएगा आपका उच्च श्रेणी का, और 0.8 से लेकर 1.0 तक आएगा वो आएगा आपका अति उच्च श्रेणी में। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश किधर आए थे, उनको भी समझा देता हूँ। आपके जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है मैं वही आंकड़ा लिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका संशोधित जो सिलेबस हुआ तो है, सिलेबस तो कम ज़्यादा किया गया बुक के अंदर, लेकिन अभी आंकड़ा जो है वो नया नहीं आया है। तो आपको जो पुराने जो आंकड़े दिए हुए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या है, निम्न श्रेणी में आने वाला जो देश था वो 1 नंबर पर कौन सा देश था? नाइजर। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 189 में वैसे 1 नंबर नहीं, 189 में निम्न मतलब 189 में 189 नंबर पर कौन था? सबसे नीचे वाले नंबर पर, सबसे नीचे से 1 नंबर पर कौन था? तो वो देश कौन सा था? नाइजर। समझ में आया होगा। निम्न श्रेणी में सबसे नीचे वाला मतलब 189 देशों में 189वें नंबर पर सबसे कम जो विकासशील या जो सबसे कम विकसित देश जो माना गया था वो कौन सा था? हमारा नाइजर। और जो मध्यम श्रेणी में आने वाला था तो मध्यम श्रेणी में आ रहा था अपना देश कौन सा? भारत। और भी बहुत सारे देश आ रहे थे, लेकिन हमें कुछ ही आंकड़े ध्यान रखने हैं और कुछ ही देशों के नाम ध्यान रखने हैं। तो मध्यम श्रेणी में हमारा देश आया था भारत, और उसके कुछ आंकड़े भी लिखे मैंने कि 2018 के अंदर हमारा स्कोर रेंज जो था, हम जो इन 189 देशों में हम जो है 2018 में 130वें नंबर पर थे। संख्या पूछे, जैसे नाइजर की संख्या पूछे 189 में, जैसे 1 नंबर पर कौन है उसी प्रकार 189 नंबर पर कौन है? तो 189 नंबर पर तो आया था नाइजर। और हमारा जो यानी कि सबसे निम्न श्रेणी का देश कौन सा था? नाइजर। यानी सबसे कम विकास करने वाला देश कौन सा था? नाइजर। और जो हमारा भारत था वो 2018 के आंकड़े के अनुसार 130वें नंबर पर था। उसके बाद में 2019 में थोड़ी सी प्रोग्रेस की और 129वें नंबर पर आ गया। अब ये मत समझना कि सर 130 पर था 129 पर आ गया, कम हो गया। कम नहीं हुआ भाई, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे देखो हम 130 पर थे और 129 पर पहुंच गए तो हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली, यानी हमारा मानव विकास सूचकांक बढ़ा है, न कि कम हुआ है। कम जब होता जब हम 130 से 131 132 135 इस प्रकार नीचे जाते, हम ऊपर जा रहे हैं। यानी कि हमने 2018 से जब 2019 में आए तो हमने थोड़ा सुधार किया, हमारी जनसंख्या लोगों के ऊपर सुधार किया, तो हमने जो है एक आंकड़ा जो है एक देश को और पीछे छोड़ दिया, हम आगे थे 129 नंबर पर। लेकिन 2020 के अंदर कोरोना काल करके कुछ आगमन हो गया था इसके करके और कुछ अदर रीजन से हम जो है वापस से 129 से 2 देश फिर पिछड़ गए। यानी कि फिर हमारी संख्या जो है वो पहले हम 129 पर आ गए थे और 129 से वापस हम 2 देश बैक आ गए, यानी कि फिर से हमारा मानव विकास सूचकांक गिर गया। समझ में आ रहा होगा। अगर मानव विकास सूचकांक में ये आंकड़ा शायद आपको कंफ्यूज करेगा कि सर ये 130 था 129 हो गया तब आप बढ़ना क्यों बता रहे हो, और 131 हो रहा तब आप घटना क्यों बता रहे हो। भाई संख्या यहाँ पर इस प्रकार चल रही है कि आप 130 से ऊपर जा रहे हो तो आप 1 के पास में पहुंच रहे हो, 1 नंबर वाले के पास में पहुंच रहे हो, यानी कि आपका मानव विकास सूचकांक बढ़ रहा है। और अब आप जब नीचे 189 वाले के पास में पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आपका मानव विकास सूचकांक घट रहा है। हमारा 2018 के बाद में 2019 में मानव विकास सूचकांक बढ़ा था, हमने एक देश को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 2020 के अंदर आते आते हमारा फिर से मानव विकास सूचकांक घट गया और हम 131वें नंबर पर आ गए थे। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मध्यम श्रेणी का क्या ये मैटर था और किस प्रकार हमारे देश जो है वो मानव विकास सूचकांक के अंदर यहीं 130 के आसपास घूम रहा है, कभी 130, कभी 129, कभी 131।
अभी तक तो आंकड़ा यही है, अभी तक आपका ऑथेंटिक और नया आंकड़ा नहीं आया है, ये पुराने वाला आंकड़ा चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है, हमारा जो देश है वो 131वें नंबर पर है मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में 2020 के अनुसार। अब बात कर लेते हैं 0.7 से लेकर 0.8 की रेंज में आने वाले देश कौन सा था। तो 0.7 से लेकर 0.8 की रेंज में आने वाला देश हमारा कौन सा है, श्रीलंका, जो भारत के मैप में आपको नीचे नीचे दिखता होगा श्रीलंका। इन 53 देशों में श्रीलंका जो है वो था। उसके बाद में बात करें हमें तो 0.8 से लेकर 1.0 के अंदर यानी अति उच्च श्रेणी के अंदर आने वाला देश कौन सा था, तो 1 नंबर पर देश कौन सा था हमारा, नॉर्वे। यानी कि ये 1 नंबर पर जो देश है वो था नॉर्वे, और जो 189 नंबर पर जो देश था वो आ गया आपका नाइजर, और 131 नंबर पर देश आ गया अपना भारत। और बात कर लेते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका आ गया हमारा 53 देशों की श्रेणी में आ गया, यानी उच्च श्रेणी के अंदर आ गया 0.7 से लेकर 0.8 की रेंज में। ये शायद स्कोर रेंज भी आपको समझ में आया होगा। 189 देशों की आपको ये अच्छे से बात समझ में आई होगी, इनका कौन सा देश कौन सी श्रेणी में है ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि सबसे निम्न श्रेणी में आने वाला देश कौन सा था, नाइजर। मध्यम श्रेणी में आने वाला भारत, या भारत का आंकड़ा पूछा जा सकता है कि भारत जो है मानव विकास सूचकांक में 2018 में कितने नंबर पर था, तो 130, 2019 में 129 और 2020 में 131वें नंबर पर। और उच्च श्रेणी के अंदर पूछे तो श्रीलंका 1 नंबर पर था, और अति उच्च श्रेणी के अंदर पूछे तो नॉर्वे 1 नंबर पर था। समझ में आया होगा अच्छे से। ये HDI क्या था, HDI जो है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करता है, 3 आधार पर करता है, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर 1/3 भाग उठाता है। तो अभी बात करते हैं कुछ आगे और। HDI की एक कमी मानी जाती है, किसने कमी छोड़ दी थी, स्वास्थ्य को इसने ले लिया था, शिक्षा को ले लिया, संसाधनों तक पहुंच को ले लिया था। इसने सारी बातें कर ली जो एक मानव के विकास के लिए जरूरी होता है कि एक मानव का विकास कब होगा, जब उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको संसाधनों तक पहुंच अच्छी होगी। उसने सारी बातें ले ली, लेकिन एक बात पर ये इसने एक कमी छोड़ दी, और ये मौन रहा। कौन सी बात पर, कि संसाधनों के वितरण पर मौन था, कि संसाधनों का वितरण किस हिसाब से होना चाहिए। इसने इस तथ्य पर या इस कथन पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। HDI ने ये इस तथ्य पर जो है एकदम मौन रहा, एकदम शांत रहा। इसकी एक कमी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि HDI की कमी क्या है, तो ये बताना कि HDI जो है संसाधनों के वितरण पर मौन है। इसने संसाधनों के बारे में कोई बात नहीं बताई कि कौन से संसाधन कहाँ पर कितनी मात्रा में पाए जाने चाहिए। इस पर कोई भी किसी प्रकार की बात ये नहीं कर रहा, यानी कि एकदम मौन है, शांत बैठा है एकदम। अच्छे से समझ में आ गया होगा HDI क्या है। अब बात कर लेते हैं HPI की। HPI क्या है, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि मानव गरीबी सूचकांक। मैं ये रफ कर देता हूं थोड़ा, इधर वाला ये रफ कर देता हूं थोड़ा। HPI क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब क्या है, मानव गरीबी सूचकांक। ये HPI करता क्या है कि मानव विकास में कमी को मापने का कार्य करता है। ये कि मानव विकास के अंदर जो कमी हो रही है उसको मापने का कार्य करता है। समझना, HDI तो क्या करता है, मानव विकास में वृद्धि को मापने का कार्य करता है। HDI तो ये तो वृद्धि को मापने का कार्य करता है, और HPI क्या करता है, ये मानव विकास में कमी को मापने का कार्य करता है कि मानव विकास में जो कमी हो रही है, मानव का जो विकास है वो रुक रहा है या कम हो रहा है, तो किन कारणों से हो रहा है उनको मापने का काम करता है। ये मानव विकास में कमी को मापने का काम करता है, और ये मानव विकास की वृद्धि को मापने का कार्य करता है। ये बात ध्यान में रखना अच्छे से। उसके बाद में दूसरी बात कि HPI क्या है कि ये बिना आय वाला माप है, कि इसमें आय के आधार पर माप नहीं किया जाता। ये बिना आय का माप है, बिना आय वाला ये माप माना जाता है। यहाँ तक होगी बात किसकी, HDI की और HPI की। इसके साथ साथ में एक छोटा सा तथ्य भी याद रखना, नोट लगा के लिख लेना आप, कि जो हमारा भूटान है उसके अंदर भी मानव विकास सूचकांक को माना जाता है, लेकिन इसके मानव विकास सूचकांक को मापने की इकाई अलग थी। हमारा मानव विकास सूचकांक बाकी देशों का मापने की इकाई क्या है, HDI और HPI है, लेकिन भूटान जो देश है इसने एक अलग ही इकाई ले रखी है, और इसके मानव विकास मापने की इकाई क्या है, GHNI, यानी कि क्या है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। ये प्रसन्नता की बात करता है। ये बात करता है कि किसी भी देश का विकास तब माना जाएगा जब उस देश के सारे नागरिक प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। अगर कोई देश का नागरिक खुश नहीं है, ये बोल रहा है, हमारे देश की भूटान की बात कर रही है, ये बोल रहा है कि हमारे देश में उस नागरिक का विकास सही माना जाएगा जब उसकी खुशी जो है, खुशी का स्तर बढ़ेगा, उसके साथ में खुशी के संसाधन बढ़ेंगे, सुख के संसाधन बढ़ेंगे, या उसका खुशी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, यानी कि वो प्रसन्न होगा, खुश होगा। जब वो खुश होगा, उसका खुश का लेवल बढ़ेगा, खुश होने का लेवल बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा
होगा, उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। इसने एक अलग ही गाथा गा दी, इसने एक अलग ही अपनी इकाई ले ली GHNI नाम से। तो नोट लगा के अच्छे से लिख लीजिएगा कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक है ये, और ये भूटान के अंदर मानव विकास सूचकांक को मापने की इकाई है। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो निम्न कैटेगरी वाले देश हैं, ये जो निम्न कैटेगरी वाले देश हैं, इन देशों का निम्न होने का क्या रीजन रहा, यानी कि इनकी श्रेणी में जो 38 देश आ रहे हैं, इनका विकास जो है निम्न क्यों रहा, इनका विकास निम्न रहने का कारण क्या रहा। यानी कि अब मैं आपको समझा रहा हूं इनके कारण कि कोई देश जो है वो निम्न श्रेणी में क्यों आया, वहाँ के कारण क्या रहे होंगे, और कोई देश जो है वो उच्च श्रेणी में क्यों आया, उन 59 देशों की श्रेणी में क्यों आया, उनके कारण क्या रहे होंगे। तो आपको मैं इन दोनों के कारण समझाता हूँ। आपको इतनी बात अच्छे समझ में आएगी होगी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे को बता दीजिएगा, ताकि जब भी एक कंसेप्ट पूरा हो जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे से थोड़ा साइड हो जाऊँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नोट्स वगैरह नहीं बनाना चाहते, अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके कारण कि निम्न श्रेणी में देश क्यों आए, उनका कारण क्या रहा, और अति उच्च श्रेणी में देश जो जा रहे हैं उनका कारण क्या रहा, और इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए अभी अपनी बात कर लेते हैं कुछ और, कि निम्न श्रेणी के जो देश हैं, उन देशों के निम्न श्रेणी में होने का रीजन क्या रहा, या जो अति उच्च श्रेणी के अंदर जो देश आए, वो देश जो है अति उच्च श्रेणी के अंदर क्यों आए, उनका कारण क्या रहा। तो उन कारणों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो निम्न श्रेणी के देश हैं वो क्या है, अपना विकास धीमा क्यों कर पा रहे हैं, या उनका विकास जो है तेज गति से क्यों नहीं हो पा रहा, उनका विकास निम्न क्यों हो रहा है। उसका रीजन क्या है, राजनीतिक उपद्रव, कि वहाँ पर क्या है, राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे कोई धर्म को लेकर के या जात पात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार से जो है ये सिस्टम चलता रहता है वहाँ पर। और दूसरा सामाजिक अस्थिरता, कि समाज में ऊंच नीच को लेकर के भेदभाव चलता रहता है, तो वहाँ उस देश के लोग जो है विकास नहीं कर पाते हैं, और उस देश का विकास भी नहीं हो पाता अगर लोगों का विकास नहीं होगा। तो देखो, अगर कोई देश के अंदर राजनेता वगैरह जो है वो अपनी पार्टियों को लेकर के इधर उधर से, या कोई जात पात को लेकर के आपस में झगड़ा करवाते रहेंगे, तो क्या होगा कि देश के लोगों का ध्यान जो है वो उधर ही रहेगा और अपने विकास की तरफ नहीं रहेगा। तो ये जो राजनीतिक उपद्रव हो गए, सामाजिक अस्थिरता होगी, कि उनके समाज को लेकर के, उनके जात पात को लेकर के, उनकी संस्कृति को लेकर के अस्थिरता रहती है, कोई किसी प्रकार की स्थिरता नहीं होती। इसके कारण जो है वो देश जो है विकास नहीं कर पाते हैं, उनका विकास जो धीमा होता है। और तीसरा कारण क्या है, अकाल और बीमारियां, कि कई बार यूँ होता है कि कोई देश के अंदर जैसे अकाल पड़ जाए, या जैसे कोई महामारी का आगमन हो जाए, तो उसकी वजह से भी उस देश का जो है विकास जो है रुक जाता है या धीमा हो जाता है। जैसे अभी इस कोरोना काल में हर एक देश का जो विकास हुआ है रुक गया था एक बार के लिए, तो या यूँ माने कि रुक ही गया था, और धीमा तो क्या मानेंगे कि रुक ही गया था, एक प्रकार से एकदम फुल स्टॉप हो गया था, कि कोई देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही थी, सब कुछ काम धंधे सब कुछ ठप्प हो गए थे, लोग जो है घर पर थे और रेस्ट कर रहे थे, एक प्रकार से आराम कर रहे थे, और घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तो इस प्रकार से कई बार यूँ होता है कि अकाल गिर जाए या कोई महामारी का आगमन हो जाए, तो उसकी वजह से उस देश के लोग जो है कार्य नहीं कर सकते, और उन कार्य नहीं करने के कारण उस देश का जो उस देश के जो लोग हैं उनका विकास रुकेगा, और देश के लोगों का अगर विकास रुकेगा तो देश का विकास भी रुकेगा। आर्थिक विकास धीमा, कि कोई देश जो है वहाँ पर आर्थिक विकास धीमा होता है। आर्थिक विकास धीमा मतलब कि उनका शोषण किया जा रहा है अर्थव्यवस्था के आधार पर, रोजगार को लेकर के शोषण किया जा रहा है, या कोई गवर्नमेंट जॉब को लेकर किसी प्रकार का आरक्षण वगैरह का, या इस प्रकार से करके किसी प्रकार से लोगों का जो है शोषण किया जा रहा है अर्थव्यवस्था के आधार पर। रुपये पैसे को लेकर अगर किसी का शोषण किया जा रहा है तो वहाँ पर उस देश के नागरिक का विकास जो करना पॉसिबल नहीं है, या धीमा विकास होगा। और लास्ट बात जो है हमारी, कि सामाजिक सेवाओं में आवश्यक खर्च, कि इस कैटेगरी में जो आने वाले देश है ना, वो क्या करते हैं, सामाजिक सेवाओं में आवश्यक खर्च ही लगाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खर्च नहीं लगाते। कहने का मतलब है कि जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह है, कोई ट्रस्ट वगैरह है, या कोई मान लेते हैं जैसे कोई अनाथ आश्रम वगैरह है, इस प्रकार से जो सामाजिक सेवा के जो क्षेत्र है वहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। या जैसे कोई शिक्षा का मंदिर है, या जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा नहीं, इतना ही खर्च करते हैं कि ठीक है अभी काम चलता रहे, रुके ना, बस काम चलता रहे, बाकी चले कैसे उससे उनको मतलब नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या है कि उस देश का विकास भी क्या होगा, कम होगा। और जो अति उच्च श्रेणी के अंदर जो देश आते हैं उनका विकास ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सामाजिक सेक्टर जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनमें क्या करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करते हैं। ये लोग बढ़ावा देते हैं कि जितनी शिक्षा बढ़ेगी, जितने लोग
एजुकेट हो गए, जितने लोगों को शिक्षा मिलेगी, उतने ज़्यादा उस देश का विकास होगा। स्वास्थ्य सुविधा पर ज़्यादा खर्च करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। छोटी बड़ी बीमारी हो या फिर मान लेते हैं कोई देश के अंदर हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा नहीं मिल रही, कोई छोटे से राज्य के अंदर, या मान लेते हैं कोई छोटे से जिले में, कोई छोटी सी तहसील में, कोई छोटे से गाँव में, तो ये हर जगह ध्यान रखते हैं कि उस देश का विकास ऐसे नहीं है कि बड़े एरिया पर किया जाए या बड़े क्षेत्र में किया जाए, छोटे गाँव के अंदर भी यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा और जो है शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है इन देशों के अंदर। और दूसरा, राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब है कि इन देशों, जो इस कैटेगरी में जो देश आते हैं, वहाँ पर राजनीतिक उपद्रव कम होते हैं, जैसे जात पात को लेकर लड़ाई झगड़ा कम होता है, ये सामाजिक अस्थिरता कम रहती है यहाँ पर, या जो राजनेता लोग जो है वो अपनी पार्टियों के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए लड़ते नहीं रहते हैं, वो देश के विकास की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पर तो यही चलता रहता है कि वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगा रहता है, कभी इसकी कटवी कर ली, कभी उसकी कर ली, उसके विरुद्ध भाषण दे दिया, इस प्रकार से चलता रहता है। तो उनको टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती कि देश की विकास की ओर ध्यान दे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश का विकास जो है रुका हुआ है, या हमारा देश का विकास जो है धीमा होता है। इसलिए जो निम्न श्रेणी के जो देश हैं उनका जो विकास जो कम होने के ये कारण माने गए हैं, और जो उच्च श्रेणी के जो देश हैं उनका विकास ज़्यादा होने का ये कारण माने गए कि ये लोग जो स्वतंत्र होते हैं, शिक्षा अच्छी मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिलती है, राजनीतिक उपद्रव नहीं होता है, अस्थिरता नहीं होती किसी प्रकार की, हर तरफ से आज़ाद होते हैं। और इन विचारों पर क्या होता है, हर तरफ से पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ होती है, जैसे राजनीतिक उपद्रव हो गया, सामाजिक अस्थिरता होगी, अकाल बीमारियाँ होगी, आर्थिक विकास धीमा होता है, और सामाजिक सेवाओं में आवश्यकता से ज़्यादा खर्च भी नहीं करते हैं। आवश्यकता है उतने खर्च कर दे तो भी बढ़िया मानते हैं, लेकिन आवश्यकता है उतना ही खर्च ये लोग नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है अध्याय जो दिया हुआ था उसमें जितना कुछ भी दिया हुआ है, एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, आपका चाहे वैकल्पिक प्रश्न मान लो, चाहे आपका निबंधात्मक प्रश्न बना लो, आपको मैंने अच्छे से इस कंसेप्ट को और अच्छे से इस चैप्टर को पूरा करवाया है। तो आपने नोट्स भी बनाए होंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपना अलग से एक रजिस्टर लगाना, उसमें अलग से अच्छे से नोट्स बनाना। और अगर आपको ये लगता है कि सर आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो जैसे हमारा कुछ 7 और 10 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद में जो है आपको नोट्स की जो है PDF वगैरह भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक वगैरह भी कीजिए, और अच्छे से जो है पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।